सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज के वीडियो में हम अपनी रुचिरा पुस्तक के सप्तमी जो हमारी कक्षा की रुचिरा है उसके 8वें पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। इससे पहले वीडियो में मैं आपको ये पाठ समझा चुकी हूँ, आप उस वीडियो को भी देख लीजिए। अभ्यास में प्रश्न संख्या 1 है, शुद्ध कथनस्य समक्षम आम अशुद्ध कथनस्य समक्षम न इति लिखत। शुद्ध कथनस्य का अर्थ है कि जो सही कथन है, शुद्ध है, उसके सामने आपको आम यानी हाँ लिखना है। और अशुद्ध कथनस्य, अशुद्ध कथन से अर्थ है कि जो गलत है उसके सामने आपको ना लिखना है। यह कथन आपको आपके पाठ के अनुसार ही देखने हैं, क्या सही है और क्या गलत है। वैसे तो ये कार्य पहले ही किया जा चुका है, फिर भी आप इसको समझ लीजिए, क्योंकि जब हम अपने काम को समझते हुए करते हैं तो वह लंबे समय तक हमें याद रहता है। अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रिवर्णाः सन्ति। हमारे राष्ट्रीय झंडे में 3 रंग है। यह कथन सही है, तो आप इसके सामने आम लिखेंगे। ध्वजे हरितवर्णः शान्ते प्रतीकः अस्ति। झंडे में हरा रंग शांति का प्रतीक है। यह कथन अशुद्ध है, तो इसके सामने ना लिख दीजिए। ध्वजे केसर वर्णः शक्त्या सूचकः अस्ति। ध्वज में केसरी रंग शक्ति का सूचक है। इसके सामने आम लिख दीजिए, क्योंकि यह कथन आपका शुद्ध है। चक्रे 30 आरः सन्ति। चक्र में 30 तिल्लियां हैं। यह कथन अशुद्ध है, तो आप इसके सामने ना लिखेंगे। चक्रम प्रगते धोतकम। चक्र प्रगति का सूचक है। यह कथन आपका शुद्ध है, तो आप इसके सामने आम लिख दीजिए। इस प्रकार आप इनको कर लीजिए। प्रश्न संख्या 2 है, अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्तां विभक्ति वचनम च लिखत। नीचे लिखे हुए पदों में प्रयुक्त जो विभक्ति और वचन है उनको आपको लिखना है। ये कार्य भी सामने ही आपके हुआ है पहले ही, फिर भी आप समझ लीजिए। यथा जैसे इन्होंने उदाहरण में दिया है, त्रियाणाम, इसमें षष्ठी विभक्ति बहुवचन का यह पद है। समृद्धे, समृद्धे जो पद है ये आपका इकारांत स्त्रीलिंग का यानी समृद्धि का पद है। षष्ठी विभक्ति एक वचन का। वर्णानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन। उत्साहस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन। नागरिकै तृतीय विभक्ति बहुवचन। सात्विकतयाः षष्ठी विभक्ति एक वचन। प्राणानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन। सभायाम सप्तमी विभक्ति एक वचन। जो आपको शब्द रूप मैंने पहले भी बताए हुए हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, उनकी यदि आप ट्रिक याद कर लेते हैं तो ऐसे प्रश्नों को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि हमारे शब्द रूप बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको हम अपने ट्रिक से बहुत आसानी से याद कर सकते हैं और पहचान भी सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर दीजिए। यहाँ पर इसके उत्तर सामने लिखे हुए हैं, समझ लीजिए। अस्माकं ध्वजे कति वर्णाः सन्ति। हमारे झंडे में कितने रंग हैं? इसका उत्तर है त्रिया यानी 3। त्रिवर्णे ध्वजे शक्त्याः सूचकः कः वर्णः। तिरंगे झंडे में शक्ति का सूचक कौन सा वर्ण है? इसका उत्तर है केसर वर्णः यानी केसरी रंग। अशोक चक्रम कस्य धोतकम अस्ति। अशोक चक्र किसका प्रतीक है? इसका उत्तर है प्रगते यानी प्रगति का। प्रगते जो आपका शब्द है यह आपका षष्ठी विभक्ति एक वचन का पद है। त्रिवर्णः ध्वजः कस्य प्रतीकः। तिरंगा झंडा किसका प्रतीक है? इसका उत्तर है राष्ट्र गौरवस्य यानी राष्ट्र के गौरव का। प्रश्न संख्या 4 है, एक वाक्येन उत्तरत। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। वैसे तो यहाँ पर आपको एक वाक्य में उत्तर लिखना है, लेकिन स्पेस कम है, तो जो आपका रेखांकित पद है उसके स्थान पर आपका जो सामने मैंने उत्तर लिखा हुआ है उसको आप लिखेंगे। शेष शब्दों को आप उसी प्रकार लिख लेंगे। इसको आप समझ लीजिए। जैसे प्रश्न है आपका, अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्णः कस्य सूचकः अस्ति। हमारे झंडे में सफेद रंग किसका सूचक है? तो आप कस्य के स्थान पर शान्ते लिखेंगे और शेष शब्दों को इसी प्रकार लिखेंगे। ध्यान से समझिए। अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्णः शान्ते सूचकः अस्ति। हमारे झंडे में सफेद रंग शांति का सूचक है। इस प्रकार ये आपका एक पद में दिखाई देने वाला जो मैंने आपका सामने पद लिखा हुआ है उसको आप वाक्य में प्रयोग करेंगे और
इसी प्रकार आपका वह एक वाक्य में उत्तर हो जाएगा। आपके चौथे ही प्रश्न का अगला प्रश्न है, अशोक स्तंभः कुत्र अस्ति। अशोक स्तंभ कहाँ है? इसमें कुत्र के स्थान पर आप सारनाथे करेंगे, आपका उत्तर बन जाएगा अशोक स्तंभः सारनाथे अस्ति। अशोक स्तंभ सारनाथ में है। त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम कदा भवति। जो तिरंगा झंडा है उसका उत्तोलनम, उत्तोलनम का अर्थ होता है फहराना या ऊपर उठाना, यानी कि तिरंगे झंडे को कब फहराया जाता है। इसका उत्तर आपका पूर्ण वाक्य में हो जाएगा त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च भवति। आप कदा को यहाँ पर नहीं लिखेंगे, कदा के स्थान पर आपको ये शब्द लिखने हैं और इस प्रकार उत्तर होगा कि तिरंगे झंडे को फहराया जाता है स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर। अशोक चक्रे कति आराह संति। अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां हैं? आप कति के स्थान पर चतुर्विंशति लिखकर अपना वाक्य पूर्ण करेंगे। अशोक चक्रे चतुर्विंशति आराह संति। अशोक चक्र में 24 तिल्लियां हैं। इस प्रकार आप अपने पूर्ण वाक्य वाले प्रश्नों को कर सकते हैं। बहुत आसान है। जो आपके रेखांकित पद हैं यानी प्रश्नवाचक पद हैं, उनके स्थान पर आपको जो सामने पद लिखे हुए हैं केवल वही फिल करने हैं और शेष शब्दों को उसी क्रम में लिखना है जैसे वो लिखे हुए हैं। प्रश्न संख्या 5 है, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। नीचे लिखे हुए वाक्यों में जो रेखांकित पद हैं उनको आधार मानते हुए आपको प्रश्न निर्माण करना है। अस्माकं त्रिवर्णध्वजः विश्व विजयी भवेत्। हमारा तिरंगा झंडा विश्व विजयी हो। यहाँ पर त्रिवर्णध्वजः ये आपका पुल्लिंग का पद है, तो आप इस प्रकार के जो हमारे प्रश्न निर्माण वाले प्रश्न होते हैं उनके लिए हमें अपने किम सर्वनाम वाले शब्द रूप याद होने चाहिए। किम सर्वनाम के शब्द रूप आपके तीनों ही लिंगों में होते हैं और कुछ आपके अव्यय पद ऐसे होते हैं जो प्रश्न निर्माण के समय काम आते हैं, उनका भी आपको ज्ञान होना चाहिए। जैसे आप ऊपर देख सकते हैं कुत्र, कदा, कति, ये आपके अव्यय पद हैं और जो यहाँ पर आपके कहा, कम, किम, कस्या, ये सभी आपके किम सर्वनाम के अलग अलग स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग वाले पद हैं, तो ये आपको याद होने चाहिए। आपको इनकी वीडियो भी चैनल पर मिल जाएगी, आप देखेंगे। तो यहाँ पर त्रिवर्ण ध्वजा के स्थान पर आप कहाँ प्रयोग करेंगे? क्योंकि यह पुल्लिंग है तो पुल्लिंग का ही आपको पद प्रयोग करना है। स्वधर्मात् प्रमादम वयम न कुर्याम। अपने धर्म में हमें आलस्य नहीं करना चाहिए। यहाँ पर प्रमादम यह है आपका पुल्लिंग और नपुंसकलिंग दोनों ही भाव में प्रयोग होता है। पुल्लिंग में यदि हम मानेंगे तो कम लिखेंगे, यदि हम इसको नपुंसक लिंग में मानते हैं तो किम लिखेंगे। तो जैसे आपके शिक्षकगण या शिक्षिकाएं जैसा भी इसमें आपको सही उत्तर देती हैं तो आप उनके अनुसार ही इसको कर लेंगे। एतत् सर्वम अस्माकं नेत्राणाम सद्बुद्धे सत्फलम। यहाँ पर सद्बुद्धे, जो सद्बुद्धे है यह आपका इकारांत है, स्त्रीलिंग का, षष्ठी विभक्ति एकवचन का पद। तो आप अपने किम सर्वनाम से जो स्त्रीलिंग वाला पद है, षष्ठी विभक्ति एकवचन का, कस्याः, वह इसमें प्रयोग करेंगे। आपको प्रश्न निर्माण में केवल एक ही नियम याद रखना होता है कि जिस लिंग, जिस वचन और जिस विभक्ति का आपका रेखांकित पद है उसी के अनुसार आपको अपने किम सर्वनाम का प्रयोग करना होता है। यहाँ पर ऊपर आप देख रहे हैं कि पुल्लिंग का है तो पुल्लिंग का, नपुंसक लिंग है तो नपुंसक लिंग, और यहाँ पर स्त्रीलिंग का भाव है तो स्त्रीलिंग वाला ही पद हमने प्रयोग किया है। शत्रुणाम समक्षम विजय सुनिश्चिता भवेत्। यहाँ पर शत्रुणाम यह आपका षष्ठी विभक्ति बहुवचन का पद है, पुल्लिंग का है, तो इसके स्थान पर आप केशाम प्रयोग करेंगे। केशाम आपका पुल्लिंग का है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन का पद है, किम सर्वनाम का है। यदि आप अपने इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखते हैं, अपने संस्कृत के नियम को आप समझते हैं, याद करते हैं, तो संस्कृत आपके लिए बहुत आसान है। इसमें केवल कुछ नियम होते हैं जो मुख्य रूप से सर्वनाम और शब्द रूप और धातुओं पर आधारित होते हैं।
प्रश्न संख्या 6 है, उदाहरण अनुसारम समुचितै पदै रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण अनुसार, जैसे इन्होंने उदाहरण के रूप में आपको यथा से समझाया है, ऐसे ही आपको अपने इन पदों को विभक्ति, जैसे इन्होंने दिया है कि कौन से पद में कौन सी विभक्ति का आपको प्रयोग करना है और यहाँ पर रिक्त स्थान बने हुए थे उनको आपको भरना था। वैसे तो मैं कार्य कर चुकी हूँ, फिर भी आप समझ लीजिए। यथा उदाहरण के लिए इन्होंने पट्टी का शब्द दिया है, षष्ठी विभक्ति आपको बतानी है। पट्टिकायाः, पट्टिकयो, पट्टिका नाम। यह स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग वाले शब्द रूप बनेंगे। अग्निशिखा, यह भी आपका स्त्रीलिंग है लेकिन इसमें सप्तमी विभक्ति आपको बतानी है। अग्निशिखायाम, अग्निशिख्यो, अग्निशिखाशु। सभा स्त्रीलिंग है, जो आपका पद है सभा यह आकारांत है और आकारांत आपके अधिकतर शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। चतुर्थी विभक्ति में सभायै, सभाभ्याम, सभाभ्य। अहिंसा द्वितीय विभक्ति, अहिंसाम, अहिंसे, अहिंसाः। सफलता, सफलता आपका पंचमी विभक्ति, सफलतायाः, सफलताभ्याम, सफलताभ्य। सूचिका, सूचिका के लिए तृतीय विभक्ति, सूचिकया, सूचिकाभ्याम, सूचिकाभि। यह सभी आपके आकारांत स्त्रीलिंग वाले पद हैं। तो आपको जैसे मैंने अभी बताया है कि शब्द रूप याद होने चाहिए। संस्कृत में मुख्य आपके शब्द रूप और धातु रूप ही होते हैं। शब्द रूप में सभी आपके कर्ता, जो वाक्य को या कार्य को पूर्ण करता है, वह आपका कर्ता कहलाता है। आप कह सकते हैं कार्य को करने वाला। और जो कार्य होता है वह आपका कर्म कहलाता है, और जो क्रिया जिससे हमें कार्य के होने का पता चलता है वो आपके धातु रूप में प्रयोग होती है। तो शब्द रूप और धातु रूप आपको अच्छे से याद होने चाहिए, उनको पहचानना आपको आना चाहिए। और ये आपको चैनल की वीडियो में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको ऑल क्लासेस संस्कृत व्याकरण में जो चैनल में प्ले लिस्ट है वहाँ पर आप अपने टॉपिक को देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, समुचित मेलनम कृत्वा लिखत। उचित मेल करके लिखना है। यहाँ पर का और खा भाग का आपको मेल करना है। यहाँ पर जो इन्होंने कुछ पंक्तियाँ दी हुई हैं या आपका यहाँ पर ये कुछ शब्द दिए हुए हैं जिनका आपको मेल करना है, ये आपके पाठ के अनुसार ही है। यदि आप अपने पाठ को अच्छे से समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो इसको आप स्वयं भी कर सकते हैं। फिर भी इसको देख लेते हैं। केसर वर्णः शौर्यस्य त्यागस्य च सूचकः। जो केसरी रंग है वह शौर्य और त्याग का सूचक है। हरित वर्णः सुष्मायाः उर्वक्तायाः च सूचकः। जो हरा रंग है वह सुंदरता और उर्वरकता का सूचक है। अशोक चक्रम प्रगति न्यायस्य च प्रवर्तकम। जो अशोक चक्र है वह न्याय और प्रगति का द्योतक है या उसका सूचक है। त्रिवर्णध्वजाः स्वाधीनतायाः राष्ट्रीय गौरवस्य च प्रतीकः। तिरंगा झंडा स्वाधीनता यानी आजादी का और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। त्रिवर्णध्वजस्य स्वीकरणीयम 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे जातम। जो तिरंगा झंडा है उसको स्वीकार किया गया है 22 जुलाई 1947 ईस्वी में। इस प्रकार ये आपका उचित मेल पूर्ण होता है और इसी के साथ आपका पाठ भी यहाँ पर समाप्त होता है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ। सर्वेभ्यः नमो नमः।